हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग बस इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं सिविल 3 क्वेश्चन सीरीज़ में। तो दोस्तों, हम लोग एसएससी जेई के क्वेश्चंस देख रहे थे और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम लोगों ने सोचा है कि आपको एसएससी जेई जो 2019 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले आपको सारे की सारे सॉल्यूशंस दिया जाए। सिविल इंजीनियरिंग के खासकर तो सिविल इंजीनियरिंग के हम लोगों ने सोचा है कि सिविल इंजीनियरिंग के आपको फुली सॉल्व सभी सब्जेक्ट के, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ये कॉम्पिटिशन्स हैं, एसएससी जेई हो गया, कोई भी आपका ए एग्ज़ाम्स हो गए, इनमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने सोचा है कि आपको, अगर एसएससी जेई आपका सितंबर में है, 3 महीना आपके पास है, तो डेली आपको हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चंस हमारे 2 सब्जेक्ट्स के लिए चल रहे हैं, तो उनको आप सॉल्व करते रहिए। यही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा कि आप इनको ब्लाइंडली फॉलो करिए। ठीक है, पूरा हम लोगों ने सोचा है, प्लान किया है। आपको पूरा प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी हम लोग कुछ दिनों में बता देंगे कि कैसे हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो फिलहाल जो ये लेक्चर होने वाला होगा ये आपको एसएससी जेई में हेल्प करेगा, और जेई कोई भी एग्ज़ाम है आपके उनके लिए हेल्प करेगा, और ए के एग्ज़ाम के लिए खासकर अभी यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर भी फोकस है हमारा। ठीक है, इसको भी आप यहाँ से क्रैक कर सकते हैं। तो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने उठाए हैं जो कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी कल को पोस्ट कर दिए गए थे। तो 210 से लेके 260 तक क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों कि जो हम ये सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़ का मकसद यही है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं आपके। एफएम हो गया, सॉम हो गया, तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इन्हीं का ही स्टार्ट किया है कि एफएम में आपको डेली आपको 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं, सॉम में आपको 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बाकी और भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, सर्वेइंग हो गया, बीएमसी हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया। बाकी इन सब्जेक्ट्स का हमने आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, करंट अफेयर्स हम लोगों ने क्यों स्टार्ट किया है, स्टैटिक जीके क्यों स्टार्ट किया है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि एसएससी जेई में 50 नंबर का यहाँ से आपको पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ से 3 मंथ के लिए जितने भी हम लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, डेली के डेली इसमें 10 क्वेश्चन पोस्ट होता है, इसमें भी 10 क्वेश्चन पोस्ट होता है, इसमें भी 10 क्वेश्चन, इन सब में 10 क्वेश्चन पोस्ट होता है। सॉइल में भी 10 क्वेश्चन, एफएम में 25 क्वेश्चन डेली के, सॉम में 50 क्वेश्चन। तो आप क्या करिए कि इनको ही अगर आप फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये हम लोगों ने काफ़ी सोर्सेस से उठाए हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके लिए जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आप इनको फॉलो करिए, और इनके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग अगर आप ये पढ़ रहे हैं आजकल, तो आप इनके लिए भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टेलीग्राम ग्रुप में डाला है। टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो कि रेस्पॉन्स करते हैं, क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन पूछते हैं। और उन्होंने ही काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सर आप क्वेश्चंस थोड़ा सा बढ़ाइए, 10 से 50 तक करिए कम से कम, हमारी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन देने का वादा किया है कि मैं आपको डेली के डेली 50 क्वेश्चन दूँ। तो लगभग हमारा 1 वीक में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको फॉलो करते रहिए, आप इसको ब्लाइंडली मत लीजिए और इसको फॉलो करते रहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है, इसके लिए हमारा दूसरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे से जाके आप उनको फॉलो करिए। और वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी आपके कंटेंट नॉन टेक वाले होंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे, और जो भी क्विज़ेज़ होंगे यहाँ पे विजुअल फॉर्मेट में मिलेंगे, यानी कि आपको वहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे और ऑप्शन में से एक आंसर आपको टिक करना होगा, और उसमें से आपका अगर वो सही हुआ तो वहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, अगर गलत हुआ तो रेड होगा, और अगर रेड हुआ तो आपको कोई एक सही आंसर होगा। सपोज़ कर ये सही होगा तो वहाँ पे टिक लगा आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक प्रोसीजर है जो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद टोटल क्विज़ेस अपलोडेड अप टू
दिस वीडियो, मतलब जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये आपके इतने क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपके 210 क्वेश्चन हो चुके हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में 75 क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉइल मैकेनिक्स आज से हमने स्टार्ट कर दी है, एनवायरनमेंट भी आज से स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स में आपके 190 क्वेश्चन हो चुके हैं, स्टैटिक जीके में आपके 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, सर्वेइंग में आपके 135 क्वेश्चन हो चुके हैं, बीएमसी में आपके 230 क्वेश्चन हो चुके हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। देखिए, आप अगर हमारे चैनल को और हमारे यूट्यूब चैनल को दोनों को ही फॉलो करते हैं, टेलीग्राम चैनल है हमारा और यूट्यूब चैनल, मेरे को लगता है कि इसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, एसएससी जेईई का हमने एक कोर्स लॉन्च किया है और ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, और ये हम 2 जुलाई तक आपको एक्टिवेट करके दे देंगे आपके हाथ में। तो आप यहाँ से, ये एक क्रिस्पी टाइप का होगा आपका, मतलब आपको पूरा के पूरा आपको इन डेप्थ नहीं ले जाएगा, लेकिन आपको उतना पढ़ा देगा जिससे आपको एसएससी जेईई निकाला जा सकता है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सारी इनमें प्रेजेंट रहेगी। कन्वेंशनल के लिए हम लोग कोर्स दूसरा बनाएंगे, कन्वेंशनल की फ़िक्र आप भी मत करिए। फ़िलहाल आप ऑब्जेक्टिव पेपर को क्रैक करिए, उसके बाद आप एसएससी जेईई के कन्वेंशनल पेपर की तैयारी करेंगे हमारे साथ ही, हम आपको उसका प्रोसीजर बताएंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं 7th डे 4 जून सॉम के क्विज़ेस का सॉल्यूशन लेके। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें आपको 2 bars of different materials are of the same size and are subjected to same tensile forces if the bar have unit elongation in the ratio of 4:7, the ratio of modulus of elasticity of 2 material। देखिए, इसमें सिंपल सी आप बात समझिए। देखिए, 2 मटेरियल आपको 2 बार आपको दिया है, तो 2 बार आपको दिया है, उसमें यूनिट डिफ्लेक्शन उनका दिया गया है। तो यूनिट डिफ्लेक्शन का आप रेशियो लिख सकते हैं Δ1/Δ2 = 4/7। अब आपको यंग्स मॉडुलस के बीच में रेशियो पूछा गया है, तो यंग्स मॉडुलस और डेल्टा में हम रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो E = आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला आपका Δ/L होता है। डेल यहाँ पे आपका इलोंगेशन को शो कर रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि E = सिग्मा अपॉन Δ/L, L ऊपर आ जाएगा, तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1/E2 का जो रेशियो होगा वो Δ2/Δ1 के रेशियो के बराबर होगा, और Δ1/Δ2 आपका है यहाँ पे 4/7। ठीक है, तो आपका जो आंसर होना चाहिए इसमें 7/4 A1/E2, लेकिन यहाँ पे से कोई सा भी नहीं है आंसर, तो आपका नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट कैन बी बीटन और रोल्ड इनटू प्लेट्स, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम प्लेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल को। ठीक है, अगर वो मटेरियल मैलिएबल होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्लेट्स में, यानी कि हम उसकी चादर बना सकते हैं। ठीक है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा इसमें से आपका नन ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज़ हीटेड देन द कॉपर बार विल बी अंडर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें आपको कंपोजिट बार दे दिया है, कंपोजिट बार आपको दे दिया है। यहाँ पे कंपोजिट बार आप बनाते हैं हम। ठीक है, 2 बार है यहाँ पे, ये आपका स्टील हो गया। कंपोजिट मतलब 2 डिफरेंट मटेरियल से आपका बना हुआ बार होगा ये। ठीक है, ये स्टील हो गया और ये कॉपर हो गया, ये यहाँ से आप हटा देते हैं फ़िलहाल। तो ठीक है, ये आपका बार है। अब यहाँ से देखिए, कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज़ हीटेड। अब इसको हीट किया गया, यानी कि टेम्परेचर इसमें बढ़ाया गया, हमारा टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि हमारा अल्फ़ा बढ़ेगा। ठीक है, अल्फ़ा जैसे ही बढ़ता है तो इसमें इलोंगेशन आएगा। अब इलोंगेशन देखना पड़ेगा हमें किस में ज़्यादा आएगा और किस में कम आएगा। तो इसके लिए मैंने आपको इसमें मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि कॉपर का अल्फ़ा जो होता है वो ज़्यादा होता है स्टील से। ये मैं बात कर चुका हूँ इस पर कि जो कॉपर का अल्फ़ा होता है वो ज़्यादा होता है स्टील से। तो कॉपर क्या करेगा कि वो
ज़्यादा एक्सटेंड होना चाहेगा, मतलब वो इलोंगेशन ज़्यादा देगा, लेकिन अभी ये इतना होना चाह रहा है, ठीक है, इलोंगेट, लेकिन वो स्टील इसके साथ जुड़ा है ना, स्टील कंपोजिट मेंबर इसके साथ बना है, तो वो इतना नहीं जाने देगा, इसको कहीं ना कहीं यहाँ रोक देगा, तो इसमें कंप्रेशन पैदा हो जाएगा। यानी कि ये एक्सटेंड होना चाहता है, लेकिन एक कंप्रेशन इसके अंदर ऑलरेडी डेवलप्ड हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके इसमें। तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस जैसे ही प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके, तो इसमें भी आपका कुछ चेंजेस आएगा। इसमें आपका कम इलोंगेशन होना था, लेकिन ये कॉपर की वजह से ज़्यादा इलोंगेट करेगा। तो कॉपर की वजह से ज़्यादा इलोंगेट होने की वजह से इसमें टेंशन होगा, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेसेस में प्रोड्यूस होंगे। तो कॉपर विल बी अंडर कंप्रेशन, यानी कि नन ऑफ दिस। आगे देखते हैं, आ सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार विड्थ दे दिए है, उसकी डेप्थ दे दी है, लेंथ दे दी है, कैरीज एन आइसोलेटेड लोड W एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद द सेम बार एक्सपीरियंसेस एन एक्सटेंशन E अंडर द सेम टेंसाइल लोड, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू द इलोंगेशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कि सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दी है इन्होंने, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। सिंपली सपोर्टेड बीम आपको दी है और इसमें W एट इट्स मिड स्पैन लग रहा है, W आपका मिड स्पैन पे लग रहा है, उसके बाद इसमें आपका L लेंथ दे रखा है इस मेंबर का। उसके बाद द सेम बार एक्सपीरियंसेस एन एक्सटेंशन E अंडर द सेम टेंसाइल लोड, ओके। यानी कि सेम बार, अगर मैं इसी बार को उठा लूँ, ठीक है, ये बार हमने उठा ली और इसमें लोड सेम लगा दिया W, और इसमें एक्सटेंशन आ रहा है E, ठीक है। और इसमें आपका सिंपली सपोर्टेड यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार, ये रेक्टेंगुलर बार है आपका, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर बार है। तो हम लोग उसको रेक्टेंगुलर बना देते हैं, तो लगभग कुछ इस टाइप से रेक्टेंगुलर बनेगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ से भी आप इसको रेक्टेंगुलर बना के देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से बना दिया मैंने इसको रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा ये ऐसा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा, तो इसका डिफ्लेक्शन कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो वो डिफ्लेक्शन जो होगा इस पॉइंट के अंदर, कभी भी सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन होती है और W और लोड, कोई भी पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं इसको, या W पॉइंट लोड भी बोलते हैं इसको, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड आपका अगर मेंबर के सेंटर पे लग रहा है और सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है, तो जो डिफ्लेक्शन आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन उसी के ही नीचे आएगा, वो होगा आपका WL3/48 EI, ठीक है। ये आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, ओके। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल गया हमको। अब यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं कि हमको पता है कि E = WL/AE होता है, ठीक है। अब हमसे यही पूछा गया है इसमें कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू द इलोंगेशन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू द इलोंगेशन हमें निकालना है। डेल्टा मैक्स अपॉन E हमें फाइंड करना है, तो WL3/48 EI डिवाइडेड बाय WL/AE, तो WL3/48 EI WL × AE, ये बन जाएगा यहाँ से। तो E से E कैंसिल, आपका W से W कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, तो L² हो जाएगा। यहाँ से L² A/48 I। अब I के जगह हम लिख सकते हैं BD3/12, क्योंकि ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमको पता होता है BD3/12 होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। ये आपका B और ये D सेक्शन, इस टाइप से हम काटेंगे इसको, और इस टाइप से हमने लेते हैं हम इसमें। अगर इसके अबाउट हमने फाइंड किया तो BD3/12 आता है। तो हमें जो I है वो
इसी के अबाउट आता है। ये क्रॉस सेक्शन व्यू है इसका, ठीक है। यहाँ से ए को हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बी डी, तो एल बी डी अपॉन 48 बी डी क्यूब इंटू 12, तो एक बी से एक बी कैंसिल, डी से डी स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 टाइम कैंसिल, यानी कि एल स्क्वायर अपॉन 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा एल अपॉन 2d का होल स्क्वायर। तो कौन सा वाला आंसर हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन, द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड विदाउट बीइंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड। तो इसके लिए मैंने आपको बताना है, इसमें आपको 2-3 डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि सबसे पहले प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ सबसे पहले आपकी। ये आपका क्वेश्चन एसएससी जेईई में 2 बार आया है, यहाँ से 2 बार रिपीट किया है इधर से। तो आप ये याद कर लेना कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आता है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको 4 डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहला इसमें आपका प्रूफ रेजिलियंस हो गया, ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है ये देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे हम प्रूफ लोड क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। और एक और चीज़ इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको कहते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रूफ रेजिलियंस होता है आपका, इट इज़ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट हैज़ सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम लोड, प्रूफ लोड, ठीक है। ये क्या है आपका स्ट्रेन एनर्जी है स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट हैज़ बीन subjected to the maximum load, that is proof load। तो ये स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग है व्हेन इट हैज़ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड। अब आपकी स्प्रिंग में आपने मैक्सिमम लोड लगाया, उस केस में आपकी जितनी भी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसी को हम प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रूफ लोड क्या होता है। प्रूफ लोड आपका होता है ग्रेटेस्ट लोड दैट द स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड, यानी कि आपका डिस्टॉर्शन नहीं आना चाहिए और अप टू दैट पॉइंट हमारा जितना भी मैक्सिमम लोड हुआ आपका स्प्रिंग कैरी कर पाएगा, मैक्सिमम लोड, उसी को हम कहते हैं प्रूफ लोड। ऐसे ही प्रूफ स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द स्प्रिंग, maximum stress in the spring when subjected to proof load, ठीक है। स्ट्रेस का हमको फॉर्मूला पता है कि लोड अपॉन एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। जो यहाँ पे लोड होगा वो आपका मैक्सिमम लोड होगा जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोड और प्रूफ लोड, ओके। उसके बाद बात आती है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम सिंपली स्टिफनेस भी बोलते हैं, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, ओके। उसके बाद स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग जो होता है आपका, ये होता है लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन से आपको याद रखना है। अगर आप इसकी यूनिट लिखना चाहेंगे तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा या तो किलो न्यूटन पर मीटर, तो इस टाइप से आप इसकी यूनिट्स लिख सकते हैं। अब बात उठती है इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपका स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू द ग्रेटेस्ट लोड, तो उसको हम बोलेंगे प्रूफ रेजिलियंस,
ठीक है। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग व्हेन इट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम लोड। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है ये, जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पूछा जा सकता है सॉम में, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन इसलिए आपको ये यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले इसमें देखिए क्या है क्वेश्चन में, अ लिफ्ट ऑफ वेट W इज़ लिफ्टेड बाय अ रोप, ओके, विद एन एक्सेलरेशन F। If the area of cross section of the rope is A, the stress in the rope is, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि कोई भी बॉडी है, अगर हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका इसका लिफ्ट करने का जो अपना एक्सेलरेशन होगा, उसको मैं यहाँ पे उन्होंने F दिखाया है ना एक्सेलरेशन को, तो मैं भी F ले लेता हूँ फ़िलहाल, तो मैंने F ले लिया। अब अगर आप किसी चीज़ को लिफ्ट करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो ग्रेविटी तो लगेगी नीचे की ओर, ठीक है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन रहेगा वो g हो गया। इस बॉडी का मास मैंने m बोल दिया, तो अगर मैं नीचे डायरेक्शन में अगर वेट कितना लग रहा होगा, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाऊँ अगर, ठीक है, तो अगर मैं टेंशन बोलूँगा कि रोप में टेंशन कितना आएगा, मेनली ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इन रोप यानी टेंशन इन रोप क्या होगा। तो इस केस में अगर मैं टेंशन की बात करूँ रोप में, तो ये हो जाएगा आपका mg प्लस fg, क्योंकि जैसे ही हम इसको लिफ्ट करेंगे ऊपर, तो आपका जो ये वेट होगा ये इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और इंक्रीज़ कितना अमाउंट से करेगा, जितना ही स्पीड से हम, जितना ही एक्सेलरेशन से हम इसको मूव कर रहे हैं ऊपर, यहाँ पे जी नहीं है, mf होगा, mf, तो यहाँ से आपका m बाहर आ जाएगा, g प्लस f मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अगर आपकी बॉडी लिफ्ट कर रही है। तो ये भी तो हो सकता है कि आपकी बॉडी डाउन आ रही हो, नीचे आ रही हो, तो जब डाउन का केस आएगा, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस में अगर बॉडी डाउन आ रही है, नीचे की तरफ को आ रही है, तो f भी आपके नीचे की ओर लगेगा और g भी आपका नीचे की ओर है। टेंशन में अगर रोप में बात करूँगा तो वो आपका आएगा mg माइनस f, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। तो इस केस में आपका क्या पूछ रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है, ठीक है, स्ट्रेस पूछ रखा है, रोप में क्या आएगा। तो स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका टेंशन जो भी रोप में आ रही है, टेंशन इन रोप डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। टेंशन कितना है रोप में, वो आ गया आपका mg प्लस f, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो गया। तो अब यहाँ से हम इसको mg को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 1 प्लस f अपॉन g बचेगा अपॉन एरिया, ठीक है। अब mg की जो वैल्यू हम है हमारी, इसको हम वेट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैंने वेट रख दिया, वेट 1 प्लस f अपॉन g अपॉन a, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका A वाला हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन देखते हैं हम। मटेरियल विच ओबेज हुक्स लॉ इज सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा 0 एट इट्स इलास्टिक लिमिट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, देखिए इसमें मटेरियल हुक्स लॉ ओबे कर रहा है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी। स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा 0 अपॉन ई, डेफिनेटली राइट कंडीशन है, क्योंकि सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो ये आपकी कंडीशन सही हो जाती है यहाँ से। उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, और यहाँ पे जो आपका बॉडी है डायरेक्ट स्ट्रेस ही मिल रहा है, इसमें लग रहा है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब सिग्मा 0 ही लग रहा है, तो इसमें कुछ और स्ट्रेस नहीं है, तो सिग्मा 0 अपॉन 2 ये आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। और ये आपका सिग्मा नॉट है, यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेस है, और डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ पे ये मैक्सिमम वैल्यू को दिखा रहा है, ये आपके मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे इस वक्त। ओके, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपका ये होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, आपका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन,
ठीक है, और हाफ इंटू सिग्मा को ऐसे रहने देते हैं। एप्सिलॉन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन ई लिख दिया मैंने इसकी जगह पे। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम। तो आपका ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज़ ट्रू। ठीक है, उसके बाद आता है कि अ बीम इज़ डिफाइंड एज स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू। एक बीम है, स्ट्रक्चर मेंबर है, ठीक है। देखिए एक बीम दे रखी है आपको, ये आपका एक बीम है, मान लिया मैंने सिंपली सेपरेट बीम कंसीडर कर लिया है। अब ये एक स्ट्रक्चर मेंबर सब्जेक्टेड टू, डेफिनेशन पूछ रखी मेनली यहाँ पे इसका। बीम की डेफिनेशन आपको इंटरव्यूज़ में बहुत जगह पूछी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीम की डेफिनेशन, और यही ऐसे चीज़ें में आपसे पूछा गया है। अब देखिए बीम की डेफिनेशन में आपको सिंपली ये समझना हो चाहिए कि जो बीम होता है वो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। पहली चीज़, बीम इज़ अ हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज़ सब्जेक्टेड टू अ ट्रांसवर्स लोडिंग सिस्टम, यानी कि इस पर परपेंडिकुलर लोडिंग आनी चाहिए टू द सरफेस, ट्रांसवर्स लोडिंग सिस्टम, ठीक है, विच इज़ सब्जेक्टेड बाय ट्रांसवर्स लोडिंग सिस्टम। इस पर ट्रांसवर्स लोड आना चाहिए, तो ट्रांसवर्स लोडिंग आएगा तभी हम बीम कहलाती, हमारी जो ये बीम है वो बीम के, ये जो मेंबर है वो बीम कहलाएगा। अब अगर देखिए एक और चीज़ आपसे ये पूछते हैं कि बीम और बार के बीच में डिफरेंस क्या है। अब बार होता है, इसमें आपका एक्सियल फोर्सेस लगते हैं, इसमें आपका ट्रांसवर्स फोर्सेस लगते हैं। आपकी जो भी बीम होगी उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर आपको फोर्सेस मिलेंगे, इसमें आपके एक्सियल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। तो ये डेफिनेशन और ये इंटरव्यू के लिए बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो बेसिकली आपको इंटरव्यू से लेना देना नहीं है, क्योंकि SSSI में इंटरव्यू नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, जी हाँ। उसके बाद देखते हैं, अ कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ 2 बार ऑफ इक्वल लेंथ स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस। बार का क्रॉस सेक्शन ये दे दिया है। उसके बाद दीज आर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड, दिस ES EB दे दिया है आपको, स्ट्रेसेस डेवलप्ड आर। देखिए कंपाउंड बार है, देखिए कंपाउंड बार में आपके 2 मेंबर्स आपके एक साथ जुड़े हुए होंगे। तो ये आपका मेंबर आपका स्टील मेंबर हो गया, ये आपका ब्रास हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए कंपाउंड मेंबर कंसिस्ट ऑफ 2 बार इक्वल लेंथ स्टील बार क्रॉस सेक्शन, ये दे दिया है। एरिया ऑफ दोनों बार का एरिया दे दिया है पहली चीज़। उसके बाद लोड कंप्रेसिव लोड लग रहा है, तो यहाँ पे मैं एक साइड में मान लेता हूँ, यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो अब इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे ये हमारा डायग्राम बना है, तो यहाँ पे ये स्टील हो गया, ये कॉपर हो गया, तो कंप्रेसिव लोड लग रहा है इस पर इतना। अब आपसे बात ये उठती है कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कंप्रेसिव फोर्स है तो हमें एक ना यहाँ से एक सेक्शन लेना पड़ेगा, तो एक सेक्शन ले लीजिए। अगर आप यहाँ से एक सेक्शन कंसिडर करेंगे तो ये सेक्शन हो गया। उसके बाद इसका FBD में बनाता हूँ, तो इस स्टील के वजह से इसमें जो भी फोर्स स्टील मेंबर रेजिस्ट कर रहा होगा, अगर ये यहाँ से हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो ये यहाँ से कुछ कंप्रेशन इधर से देगा, तो ये यहाँ से PS की वैल्यू शो करेगा, और कॉपर यहाँ से PCU दिखाएगा। और अगर मैं इस मेंबर में देखूँगा तो इसमें कुछ हमारा FBD ऐसे कुछ शो होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से लगेगा। PS की वैल्यू इधर से लगेगा, PCU इधर से लगेगा। अब हमें यहाँ से सिंपली P इज़ इक्वल टू हम PS प्लस PCU लिख सकते हैं यहाँ से। और एक चीज़ आ गया, दूसरा चीज़ ये होगा कि जो भी इसमें चेंजेस होगा, मतलब इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन दोनों ही केस में बराबर होना चाहिए। इलोंगेशन दोनों ही केस में बराबर होगा। स्टील के केस में जो भी इलोंगेशन होगा वही कॉपर के केस में इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन का फॉर्मूला हमको पता है PL/AE, ठीक है। P क्या है यहाँ पे, PS, LS/AS, E यहाँ पे हमारा ES हो जाएगा। उसके बाद CU के केस में PCU, LCU/ACU, ECU,
ठीक है। उसके बाद आप देखिए लेंथ जो होगी दोनों के बराबर है, तो एल एस और एल सी यू दोनों ही के दोनों बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो पी सी यू अपॉन ए एस ई एस इज इक्वल टू पी सी यू अपॉन ए सी यू ई सी यू। ठीक है, आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको के इक्वेट कर दो, आप इसको के बोल दो, तो यहाँ से आपको पी एस की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी के ए एस इंटू ई एस, और पी सी यू की वैल्यू हो जाएगी के ए सी यू इंटू ई सी यू। आप उठा के इसको यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से के ए एस ई एस प्लस के ए सी यू ई सी यू, यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल सकती है। देखिए आप, तो कुछ इस टाइप से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी अपॉन ए एस ई एस प्लस ए सी यू, ये ए एस है आपका, ये ए एस है, ठीक है, ई सी यू। ठीक है, यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल गई। अब के की वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रखिए, देखिए यहाँ पे रखिए, यहाँ पे आप के की वैल्यू रख दीजिए। तो पी एस की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी जो कि होगी पी ए एस ई एस अपॉन ए एस ई एस प्लस ए सी यू ई सी यू। ठीक है, अब पी सी यू की भी वैल्यू ऐसी मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ के की वैल्यू, तो हो जाएगी पी ए सी यू ई सी यू अपॉन ए एस ई एस प्लस ए सी यू ई सी यू। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या, मैं वो देख लेता हूँ पहले। आपसे स्ट्रेसेस डेवलप पूछ रखे हैं, तो स्ट्रेसेस दोनों में ही पूछ रखे हैं, तो मैंने फोर्स निकाल लिया है दोनों के लिए कि क्या क्या इसमें फोर्सेस होंगे। ठीक है, अब स्ट्रेसेस हम लोगों को फाइंड करना है, तो सिग्मा एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी एस अपॉन ए एस, और सिग्मा सी यू हो जाएगा आपका पी सी यू अपॉन ए सी यू। ठीक है, तो यहाँ से आप स्ट्रेसेस फाइंड कर सकते हैं ईजिली। सिंपल आपको सारी चीज़ें पुट करनी है, क्वेश्चन में रखनी है। लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये छोड़ने के लिए आएगा, ध्यान रखना है, इसको छोड़ना है, इसको करना नहीं है। अगर इसको करने बैठ गए तो आप पेपर छोड़ के आ जाएंगे, इसीलिए आप इसको क्वेश्चन ही छोड़ दीजिए। तो आपको 15 से 20 मिनट इसी को सॉल्व करने में लग जाएगा, तो इससे अच्छा आप इसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए चुपचाप। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा उसको छोड़ के आगे बढ़िए। मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा आपको कि कैसे आपको टैकल करना है एसएससी जेईई के लिए। तो फिलहाल मैंने इसका प्रोसीजर बता दिया है, कैसे करना है आप कर लीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है ए वाला है, ए वाला हमारा ये है। सिग्मा बी आपका 10 हो जाएगा, सिग्मा एस आपका 20 हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट लोड विच आ स्प्रिंग कैन कैरी विदाउट गेटिंग परमानेंटली डिस्टॉर्टेड। देखिए लोड की बात कर रहा है तो भाई लोड ही तो होगा ना, तो लोड हो जाएगा प्रूफ लोड। हमने पहली डेफिनेशन भी देख चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, पॉइजन रेशियो देखिए हमने कितनी बार पढ़ा है। तो पॉइजन रेशियो होता है आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखिए इसमें से मिला लेते हैं कौन सा वाला होगा। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, डेफिनेटली ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। माइल्ड स्टील हैज़ 2 यील्ड पॉइंट, डेफिनेटली होता है। माइल्ड स्टील शोज स्ट्रेन हार्डनिंग, हाँ शो करता है। माइल्ड स्टील इज़ डक्टाइल मटेरियल। देखिए माइल्ड स्टील का मैं कर्व बता देता हूँ आपको, ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं कई बार। तो माइल्ड स्टील का कर्व इस टाइप से आता है कुछ। तो इसमें आपको देखिए 2 यील्ड पॉइंट आता है, डेफिनेटली एक अपर यील्ड पॉइंट आता है, एक लोअर यील्ड पॉइंट आता है। उसके बाद माइल्ड स्टील शो स्ट्रेन हार्डनिंग यहाँ से मिलता है, प्लास्टिक रीजन से लेके ये यहाँ तक, जहाँ तक अल्टीमेट रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन रहता है। उसके बाद स्ट्रेन सॉफ्टनिंग आ जाता है। उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ये अल्टीमेट पॉइंट होता है। ठीक है, इतना जाने के लिए ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपकी इस कॉन्सेप्ट पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो आपका इस पे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें ये भी डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल क्यों है? क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज़्यादा मिल रहा है।
उसके बाद इफ़ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ऑफ ए मटेरियल इज़ ट्वाइस इट्स यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ ट्वाइस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद पॉइजन रेशियो पूछ रखा है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, कुछ ये होता है E = 2J 1 + म्यू, और एक रिलेशन ये बताया था 3K1 - 2 म्यू। ठीक है, तो हमें इससे डील करना है फ़िलहाल। तो यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है। E के इक्वल टू मैं पुट कर दूंगा यहाँ से 2G, तो 2G = 2G 1 + म्यू, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा 1 + म्यू, तो म्यू = आ जाएगा यहाँ से 0। तो यहाँ से आंसर इसका नॉन ऑफ दिस, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं द लोड ऑन अ स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन। लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, मैंने बोला ना इस पर क्वेश्चन कई बार आए हैं इस टॉपिक पर, तो ये आपको पढ़ लेना। मैंने आपको चारों डेफिनेशन बता दिए। तो लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन जो होता है, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका स्टिफनेस के बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टिफनेस, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। फॉर द वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द मटेरियल शुड बिहेव एज लीनियर इलास्टिक। लीनियर इलास्टिक होगा तभी सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 16 क्वेश्चन। ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड डू नॉट चेंज विद टाइम देयर। ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड है, डू नॉट चेंज विद टाइम। देखिए ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है, ठीक है, तो क्या चेंज नहीं करता है विद टाइम। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड इन्होंने लिख तो दिया, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड मतलब हम लोग समझते हैं पहले तो स्टैटिक लोड और स्टैटिक लोड क्या होता है और डायनेमिक लोड क्या होता है। ठीक है, दो ही टाइप के हमारी लोडिंग लग जाते हैं जो हमारी सिस्टम में लगते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें स्टैटिक लोड क्या होता है। स्टैटिक लोड क्या होता है? स्टैटिक लोड इज़ एनी लोड दैट अप्लाइड ग्रेजुअली एंड डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद टाइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बस। ठीक है, पहले तो देखिए ये ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं हम, इसमें ये लोड हमारा ग्रेजुअली लगता है। उसके बाद इसमें डजंट चेंज इट्स स्टैटिक लोड क्या होता है? ये आपका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता, डायरेक्शन नहीं चेंज करता और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं चेंज करता। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन नहीं चेंज करता। डायनेमिक मतलब मूविंग, यानी कि एक जगह पर रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। जैसे ट्रेन ऑफ लोड का हमने क्वेश्चन देखेंगे अभी आगे। स्ट्रक्चर वैसा हमारा इसमें एसएससी जेईई में नहीं है, हमने गेट और ईएससी के लिए कंसीडर करना है। ठीक है, ट्रेन ऑफ लोडिंग के लिए हमारा जो भी ये लोडिंग सिस्टम रहता है वो डायनेमिक रहता है। और जैसे विंड लोड हो गया आपका, ये कांस्टेंट नहीं रहता, ये चेंज करता रहता है। अर्थक्वेक लोड हो गया, इस टाइप के लोड आपके डायनेमिक लोडिंग सिस्टम में आते हैं। अब स्टैटिक लोड की मैं बात करूंगा तो आपका ये डेड लोड ही होगा। डेड लोड इसका एग्जांपल हो जाएगा। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, विंड और अर्थक्वेक लोड। ओके, तो आपका इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड स्टैटिक लोड डू नॉट चेंजेस विद टाइम देयर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अ कंपोजिट बीम इज कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल स्ट्रिप, वन इज ब्रास एंड अदर इज स्टील। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर रेज करते हैं दो कंपोजिट, a composite beam is composed of two material। ठीक है, टू स्ट्रिप से हमारा बना है। ठीक है, दो बीम कुछ इस टाइप से जोड़ी गई है। ठीक है, तो पहला वाला हमारा ब्रास हो गया, उसके बाद हमारा स्टील हो गया। ये हमारी एक बीम हो गई, ये इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद टेम्परेचर का रेज हो रहा है, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया। अब क्या होगा? पहली चीज़ तो आपको एक रिलेशन याद रखना है इसमें कि अल्फ़ा एल्यूमिनियम के लिए सबसे ज़्यादा अल्फ़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा ब्रास।
देन अल्फ़ा कॉपर, देन अल्फ़ा माइल स्टील। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा था, ये ABC, इसको MS कुछ भी बोल दो आप, या S बोल दो, स्टील से याद रख लो, या तो खाली M से भी। यानी कि यहाँ पे जो भी ऑर्डर है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, अल्फ़ाबेटिकली डिक्रीज़ करेगा। तो वैसे यहाँ पे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो यहाँ से हमको याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम के अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है ब्रास से, देन फिर कॉपर आता है, फिर माइल्ड स्टील आता है। तो हमारा इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो ब्रास का अल्फ़ा वैल्यू ज़्यादा होता है, स्टील का कम होता है। तो अल्फ़ा इसका ज़्यादा होता है तो ये एक्सटेंशन थोड़ा ज़्यादा देगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है। तो आपका ये एक्सटेंशन देगा, लेकिन स्टील क्या करेगा, इसको रोकेगा, क्योंकि ये इसका अल्फ़ा कम है तो ये यहाँ तक ही एक्सटेंड होने देगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ तक ही एक्सटेंड होने के लिए देगा। अब क्या होगा कि ये तो हमारा कम ज़्यादा था, ये वाला हमारा कम था, ये तो हमारा कम जाएगा, कम जाने वाला था, लेकिन ये क्या कर देगा, इसको ब्रास इसको एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देगा। यानी कि इसमें आपका टेंशन हो रहा था वैसे तो, जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन कंप्रेसिव फोर्सेस किसकी वजह से आ जाएगा, स्टील की वजह से। ये अपने ही पोजीशन पे रखना चाहेगा, ये चाहेगा कि ये दोनों के दोनों एक साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये कंपोजिट मेंबर है। तो कंप्रेसिव फोर्सेस इसमें जनरेट हो जाएंगे और इसमें आपका टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो ब्रास के केस में आपका कंप्रेसिव होगा, स्टील के केस में आपका टेंशन होगा। बोथ कंपोजिट मेंबर, कंपोजिट बीम गेट्स सब्जेक्टेड टू कपल, डेफिनेटली कपल इसमें क्रिएट होगा, और ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। डी आंसर इसका आंसर होगा। अ लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन इन मटेरियल हैविंग, हमेशा लीनियर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ही मिलता है, लीनियर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ही मिलता है। यानी कि ये मैं ऑलरेडी आपको एक बार डिस्कस कर चुका था। इसमें आपको मैंने बताया था कि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये है, ठीक है। इसमें आपका लीनियर डिफॉर्मेशन यहाँ तक मिल रहा है। अब इसमें तो आपका मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसको रेप्लिकेट करेंगे P वर्सेस डेल्टा ग्राफ के लिए, तो कब तक ही ये अगर यहाँ पे लीनियर वेरिएशन है तो यहाँ पे भी लीनियर वेरिएशन रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा, इसके आगे तो आपका ऐसे कुछ ऐसे मूव करता है ग्राफ, लेकिन हमारा यहाँ पे आगे ऐसे मूव नहीं करेगा। आपका जहाँ तक ये लीनियर दिखा रहा है वहाँ तक इसमें भी लीनियर दिखाएगा। तो यानी कि लीनियर फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन आपका मिलता है इन केस ऑफ आपका लीनियर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के केस में। तो आपका आंसर इसमें ए ना हो के डी आंसर इसका होना चाहिए। इसका आंसर होना चाहिए लीनियर इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व।